खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस मोबाइल को सुविधा का साधन माना गया, अब वो मोबाइल आपकी थोड़ी सी लापरवाही पर आपको कब बर्बाद कर देगा। नौकरी देने के झांसे में रही सही पूंजी भी किस तरीके से लूट लेगा। सामान बेचने खरीदने का लालच हो, फेसबुक और मैट्रिमोनियल से दोस्ती का ऑफर हो, इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होने या कैश बैक का लालच हो, या फिर रातों रात अमीर बनाने का सपना, या फिर आपके अकाउंट को वेरीफाई करने का चक्कर हो। जैसे ही आपने जानकारी दी, समझो खेल खत्म। फिर रोते रहना, क्योंकि ये साइबर क्राइम है, विदेशी नंबरों के जरिए ज्यादा होता है। ऐसे में किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, पुलिस भी कंफ्यूज रहती है। और यही वजह है कि लोगों में ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ अप्रैल मई की बात की जाए तो 2121 लोगों से 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। यानी कि हर दिन लगभग 35 लोगों से 12 लाख के आसपास की ठगी हो जाती है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज बात इस मुद्दे पर की, साइबर क्राइम पर कंट्रोल कैसे किया जाए। साइबर क्राइम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे बर्बाद होने से बचाया जाए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मॉडल के तौर पर मेघा सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। मेघा, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। किस तरीके की समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। किस तरीके से ठगी करने की कोशिश की जाती है, क्या आप भी कभी इसके शिकार हुए? एक्चुअली बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, काफ़ी ब्रांड्स पूछती है, पहले कोलैब के लिए मैसेज करती है, फिर बाद में पता चलता है फेक है। और इन्फ्लुएंसर होके ये भी डर रहता है कि कहीं लोग मेरी फोटो को यूज़ ना कर ले ऐसे ही ब्रांड्स के नाम पे। आपके आसपास कुछ ऐसे मॉडल्स जिनके फोटो के साथ छेड़खानी की गई हो, जो साइबर थाने पहुंचे हो मामले, और फिर कुछ राहत नहीं मिली हो? ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स हैं मेरे जो गए हैं साइबर क्राइम के ऑफिस पे ये करने के लिए, बट उनको कोई हेल्प नहीं मिली है जिन्होंने कोशिश की हो। एंड लोग इसके बारे में इतना अवेयर ही नहीं है कि इसके लॉस क्या है बेसिकली। जी ठीक है नितिन, क्योंकि देखिए जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में आता है कि किसी के एटीएम का सीसी ले लिया होगा और उससे पैसा ठग लिया होगा, फोन करके बैंक अकाउंट डिटेल ले ली होगी, वो ठग लिया होगा। लेकिन उससे भी गंभीर समस्या है जब आपके अकाउंट हैक कर दिए जाते हैं, जब आपके फोटो को मॉर्फ कर दिया जाता है, जब आपको ऑनलाइन आकर अश्लील फोटो के साथ आपके फोटो को चिपका दिया जाता है और उसके जरिए ब्लैकमेल किया जाता है। इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी, बहुत ही गंभीर समस्या है और जो आपने बताया आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मैं पूर्ण तरीके से इससे सहमत हूँ। विजेंद्र जी, देखिए साइबर क्राइम बहुत ही एक बड़ा वर्ल्ड हो चुका है। यदि हम इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे क्राइम की बात करें तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, ट्रेस नहीं कर पाती है पुलिस भी। पर जो डोमेस्टिक लेवल पे जैसा आपने बताया, आजकल हम बहुत कॉमन रूप से देख पा रहे हैं कि वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल पे अश्लील रूप से कोई आपके सामने है और वो आपके स्क्रीनशॉट्स लेके आपको ब्लैकमेल करता है, तो वो एक क्राइम के रूप में भी देखा जाता है। और उस पर मेरा मानना है हर राज्य में डोमेस्टिक लेवल पे उस पर कार्रवाई की जा रही है और कई जगह पे लोग पकड़ में भी आ रहे हैं। बट देखिए इसमें जहाँ साइबर क्राइम की बात आती है वहाँ पे सबसे ज़रूरी है पब्लिक अवेयरनेस। जब तक सरकार के द्वारा गांव-गांव, ढाणी और हर लेवल तक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाए जाते, तब तक मुझे लगता है कि इन आंकड़ों में गिरावट देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो जितनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस होगी उतना ही लोग जागरूक होंगे, सचेत होंगे कि हमें कैसे चीज़ों से बचना है। तो मेरा मानना है ये बेस्ट तरीका है। जिन आंकड़ों को मैं स्टडी कर रहा था उसमें सच्चाई है कि ग्रामीण तबके के लोग ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरी इलाके में शिकार नहीं हो रहे। जयपुर का आंकड़ा बताता है कि काफी ज्यादा लोग इसका शिकार हो रहे हैं और हर दिन हो रहे हैं। देखिए मैं सहमत हूँ, मेरे खुद के कुछ एक मित्र है वो इससे शिकार हुए, इस साइबर क्राइम और जो ये आजकल ट्रेंड प्रचलन में है इसके खुद शिकार हुए। पर देखिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन सरकार के द्वारा चलाए जाने चाहिए
क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, केंद्र सरकार को बड़े लेवल पे हर राज्य में और हर जिले में ग्रामीण लेवल तक इसको पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए। क्योंकि आदमी साइबर क्राइम जब किसी के साथ होता है तो वहाँ पे सीधा सीधा लैकनेस ऑफ अवेयरनेस पाई जाती है। पहली चीज़ तो यही होती है, कोई ज़बरदस्ती आके आपको एकदम से नहीं लूट लेगा, कहीं ना कहीं हमसे ही गलती होती है। कोई बटन हमें गलत दबाने के लिए बोल दिया जाता है या हमें धोखे में ले लिया जाता है, हमारी इमेज मॉर्फ कर ली जाती है। तो हमें ही सचेत रहना है कि हम कैसे इन चीज़ों को। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। मानकर चलिए मेगा सिटी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करती हैं, बहुत से लोग उनके साथ जुड़े होंगे। अब उनके किसी एक फोटो के एक चेहरे को मॉर्फ करके कहीं पर लगा दिया जाए, इसमें उनकी तो गलती है नहीं, लेकिन अपराधी को पकड़ने तक वो फोटो कितनी जगह वायरल हो जाता है, ये बड़ी समस्या है। देखिए, जब भी ऐसी कोई वारदात होती है तो पुलिस को और प्रशासन को उस पर इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि अगली बार कोई व्यक्ति ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। जी, तो अवेयरनेस और प्रशासन को ही एक एग्जाम्पल सेट करना है कि ऐसा क्राइम करने पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी, जिससे मेरा मानना है ये चीज़ें कंट्रोल होगी। क्योंकि देख, क्राइम तो हम जानते हैं कि क्राइम कब कैसे हुआ एकदम से हमें नहीं पता चलता, क्राइम कभी भी हो सकता है, पर क्राइम को 2 तरीकों से रोका जा सकता है। पहला, हम अवेयरनेस प्रॉपर रखें। दूसरा, हम जो कानून बना रहे हैं, जिस तरीके से हम सजा दे रहे हैं, तो वो एक उदाहरण पेश करे। जब अगला व्यक्ति कभी भविष्य में दूसरी बार क्राइम करने का सोचे तो उसके मन में डर हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो बहुत बुरा मेरे लिए हो सकता है। ठीक है मेगा, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर अक्सर मैं भी देखता हूं कि जब कोई ज्यादा सक्सेस होने लगता है तो उसके नाम से फेक अकाउंट बनने शुरू हो जाते हैं, और उन फेक अकाउंट के जरिए भी लोगों के साथ ठगी होने लगती है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके साथ अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, जो अपराध की श्रेणी में आता है। और जो असली इंसान है उसको पता ही नहीं। सपोज कीजिए आपके नाम से ना जाने कोई आईडी बना ले और फिर कुछ करने लगे, आपको जानकारी नहीं है, ऐसा डर लगता है आपको कि ये भी सब सोशल मीडिया के जरिए होता है? बिल्कुल सही बात है, ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। मेरे काफ़ी फेक अकाउंट्स बने हैं, फिर लोगों को वो मैसेज किया जाता है, अलग अलग मैसेज, किसी से पैसे मांगना, किसी से क्या करना, फिर बाद में मेरे पास रिपोर्ट आती है कि कोई मेरे नाम पे किसी से पैसे मांग रहे हैं। तो ये बहुत गलत तरीके से आज के टाइम पे फ़ोटो को मिसयूज़ किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। एंड बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं रील्स डालती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ, तो वीडियोज़ को भी कई लोग इतना मिसयूज़ करके अपने नाम पे यूज़ करते हैं। जी, कभी पैसे की ठगी का शिकार आप हुए? जैसे एटीएम के जरिए होता है, मेरे नाम पे ऑनलाइन जरूर शॉपिंग के जरिए होता है। मेरे नाम पे ज़रूर फेक अकाउंट्स बन के लोगों ने यूज़ किया है कि पैसे मांग लिए लोगों से, ब्रांड से, और इनसे पैसे मांगे। जी जी नितिन, क्योंकि जो एटीएम है उसका भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हम मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ चले गए हैं। सारी चीज़ों को हम गूगल पर जाकर ऑटो सेव कर देते हैं, वहाँ से उसको निकालना आसान हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि कुछ नॉर्म्स ऐसे आने चाहिए कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए ठगी हो रही है उसको रोका जा सके? देखिए, ये तो बहुत कॉमन बात है। नॉर्म्स तो और नए रूल्स पॉलिसीज़ तो बिल्कुल आने चाहिए। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक पूरा एक कैंपेन चलाया कि हम देश को डिजिटल वर्ल्ड के तरफ लेके जा रहे हैं, हम ई मनी और ई ट्रांजैक्शंस के थ्रू हम लोगों को ट्रांजैक्शंस करने के लिए बोलेंगे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार ने सभी को प्रोत्साहित किया, उसी तरीके से केंद्र सरकार को इन ठगी से जनता को बचाने के लिए नए कानून लाने चाहिए। आपको लगता है बेरोजगारी भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी, क्राइम, चोरी, साइबर क्राइम, हर चीज़ के पीछे बेरोजगारी भी एक कारण है, इससे झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी नेता सुरेंद्र नरूका जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र नरूका जी, आज मुद्दा यह है कि साइबर क्राइम पर कंट्रोल किस तरीके से किया जाए, क्योंकि ये अनकंट्रोल सिचुएशन में आगे बढ़ रहा है। कोई नीति ऐसी है सर कि गरीब लोगों को ठगी होने से रोका जा सके, उनको बचाया जा सके, और जो ठग है उनको तुरंत पकड़ा जा सके? विजेंद्र जी, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि हर स्टेट गवर्नमेंट में साइबर सेल बनी हुई है, और उस साइबर सेल उस अनुसार क्राइम काम कर रही है। लेकिन क्राइम, साइबर वाला क्राइम काफी बढ़ रहा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। केंद्र सरकार ने इस बारे में जो मंत्रणा करके और गृह मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2021 को नेशनल क्राइम ब्यूरो के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उस हेल्पलाइन नंबर पे अगर आप किसी भी स्टेट में कहीं भी हो, उस हेल्पलाइन नंबर पे अगर आपके साथ ऐसी कोई ठगी होती है तो आप उस पर शिकायत कर सकते हो जी। उस हेल्पलाइन नंबर में जितने भी सेंटर के, स्टेट के बैंक, सेंटर के बैंक और कई प्राइवेट बैंक भी उससे जुड़े हुए हैं। और अगर कोई साइबर ठगी करता है
और एक बैंक से अगर वो ट्रांजैक्शन करता है तो आपने उस पे हेल्पलाइन पे शिकायत की तो उसकी सेल से उस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होते ही वो वहां रुक जाएगा। अगर उससे किसी तीसरे बैंक में ट्रांसफर करता है तो वहां रुक जाएगा। ये अभी जून 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ है। आपको ये आश्चर्य होगा कि अभी तक 1.85 करोड़ रुपीस ऐसी ठगी है जिसको इस हेल्पलाइन के जरिए रोका गया है। जी। राजस्थान में ही ऐसी जो रिपोर्टें दर्ज हुई उसमें 53 लाख रुपए ऐसी ठगी से रोके गए। जी, लेकिन जो आंकड़ा आप बता रहे हैं नरुका जी, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं उस आंकड़े के इतर भी एक आंकड़ा है। अप्रैल मई का इस जिक्र मैं कर रहा हूं, 6 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है। हर दिन 32 लोग शिकार हो रहे हैं, 12 लाख की ठगी हो रही है, यह भी आंकड़ा है सर। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, सब बहुत ज्यादा ठगी हो रही है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो अभी आपको प्रेजेंट की मैं बताऊं, करणी बिहार थाने के अंदर एक बैंक कर्मी के साथ ठगी हो गई। उस बैंक कर्मी जब वहां पे करणी बिहार थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करवाने गया तो उसको कहा कि आप साइबर सेल के अंदर जाके रिपोर्ट दर्ज कराएं। जब वो साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज कराने गया उस वक्त तक जो ठगी करने वाला था वो ऑनलाइन था और उसने स्विच ऑफ कर दिया। तो ये जो बीच का जो गैप है कि इस थाने से इस थाने, इस थाने से इस थाने, इस गैप को खत्म करना पड़ेगा। जब शांति धारीवाल जी कहते हैं कि हमने सभी ऐसी रिपोर्टों सभी को दर्ज करने के लिए अधिकृत कर दिया इसलिए हमारा क्राइम का रिकॉर्ड ज्यादा आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी थाने में 0 नंबर की एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। साइबर क्राइम से जुड़ी हुई हो तो साइबर क्राइम थाने में भेज दें और आपसे संबंधित जुड़ी हुई तो आपके यहाँ पे जांच करें। नहीं, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन ये भी बताइए सक्सेस रेट क्या है? कितने साइबर के मामले दर्ज हो रहे हैं और उनके कंपैरेटिवली कितने मामलों को सुलझाया गया है, कितनों को गिरफ्तार किया गया है? ये जो आपकी जो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर स्टेट और सेंटर में दोनों में ही जारी किए हुए हैं। स्टेट में हर बड़े जिले के अंदर साइबर थाना भी खोला हुआ है और जो सेंट्रलाइज जो आपकी कंप्लेंट है उसके लिए राजस्थान में एसओजी को अधिकृत कर रखा है। मैं आपको इसी जून 2021 में ये हेल्पलाइन नंबर जो 155260 जारी हुआ उससे लेके आज तक की रिपोर्ट में बता रहा हूं कि राजस्थान में ही 56 लाख रुपए की ऐसी जो 56 लाख रुपए अलग अलग कंप्लेंट हुई वो रोकी गई। पूरे हिंदुस्तान में नरुका जी दिक्कत यही तो है सर, जब हम सिस्टम को समझने की बात करते हैं और जब प्रवक्ताओं से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपराधी थरथर कांप रहे होंगे, उनके अंदर डर होगा, वो दुबक कर बैठे होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। जमीनी हकीकत यही है कि खुलेआम अपराध हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर दिन दर्जनों लोग शिकार हो रहे हैं, लाखों की ठगी हो रही है और जिस पूरे सिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरा सिस्टम उसको रोकने में लगभग नाकाम मैं कह सकता हूं कि दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज जुड़ गए हैं। आयुष, साइबर ठगी देखिए ये सिर्फ पैसों से जुड़ा नहीं है, ये फोटो से भी जुड़ा है, ये अकाउंट से भी जुड़ा है, ये किसी की अस्मिता से भी जुड़ा है और ये इतने तरीके के साइबर क्राइम है जो तेजी से बढ़ रहे हैं। कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इसका बेस को समझना होगा। 70% से ज़्यादा साइबर क्राइम सिर्फ इस बात पर होते हैं कि जो यूज़र है वो पूरी तरीके से एजुकेटेड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक साथ डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव कर गई, वो सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन दे दिए, सबको कहा कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करिए। पर एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, इसके पीछे की क्या साइंस है, क्या इसके अपन को डूज एंड डोंट्स को रखने, इसको और लोगों को एजुकेट नहीं किया। आज भी गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेटीएम के थ्रू पेमेंट रिसीव और सेंड तो कर लेते हैं, मगर पेटीएम कैसे काम करता है, पेटीएम में कौन सा एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल काम करता है, पेटीएम से पैसे की रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस बारे में उनको बेसिक जानकारी नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 60-70% तक के जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं वो केवल इस बात पर होते हैं कि यूज़र को फ़ोन करते हैं, आप अपना ओटीपी बता दीजिए, हम फलाना बैंक से बोल रहे हैं, और यूज़र जो है बड़े प्यार से ओटीपी बता देता है। अब कुछ लोग यूज़र जो है एजुकेट होने लग गए तो जो ठग हैं उन्होंने थोड़ा सा तरीका चेंज कर लिया, उन्होंने IVR सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिया। मेवात जो पूरा इलाका है वो इसी बात के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ कोई साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स मौजूद नहीं है, बस वो लोग बोलने में कन्विंसिंग पावर उनकी इतनी अच्छी है कि यूज़र की निजी जानकारी है वो उगलवा कर और उसके साथ जो साइबर ठगी है उसको अंजाम कर देते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि सबसे पहले तो लोगों को एजुकेट करें कि सोशल मीडिया पर आपको क्या बिहेवियर है। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें इनसिक्योर है, सोशल मीडिया पर आज भी आप देखेंगे टू स्टेप वेरिफिकेशन है, प्रोफाइल गार्ड है, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, मगर 5% लोग ही हैं जो ऐसे फीचर्स का यूज़ करते हैं, 95% लोग ऐसे यूज़ ही नहीं करते। जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो फिर हम एग्री करते चले जाते हैं, क्या वहां भी कोई दिक्कत है? उसके जरिए भी हमारी सिक्योरिटी लीक होती है?
देखिए, जब से डेटा प्राइवेसी को लेकर दुनिया भर में बहस छिड़ी है, जो भी बहुत सारी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोगों के डेटा पर अपनी वक्र दृष्टि रखती हैं, वो इस टाइप की चीजें करती हैं। वो प्राइवेसी सेट पॉलिसी बनाएगी और यूजर जो है 99.99% जो लोग हैं वो अग्रीमेंट को पढ़ते ही नहीं है और एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप लीगलाइज उनको एक परमिशन दे रहे हैं कि वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके फोन के अंदर घुसपैठ करें, आपका निजी और आपका पर्सनल जो डेटा है उसको चुरा लें। तो पहले तो उसको पढ़ना जरूरी है। दूसरी एक चीज है, जैसे मोबाइल फोन्स की आपने बात करी है, औसतन एक मोबाइल एप्लीकेशन 18 तरीके के एक्सेस लेती है। मान लीजिए एक पॉपुलर सरकारी बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस बैंक का, वो 18 से 20 तरीके की परमिशंस यूजर से लेती है। जैसे मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले रही है, आपके कैमरे का एक्सेस ले रही है, आपकी जीपीएस लोकेशन का एक्सेस ले रही है, गैलरी का एक्सेस ले, आपकी गैलरी का एक्सेस ले रही है। अब मोबाइल फोन बैंकिंग एप्लीकेशन का गैलरी से क्या मतलब है, या फिर उस एप्लीकेशन का आपके माइक्रोफोन से क्या मतलब है? लोकेशन जरूरी है, क्योंकि इनके साथ आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो ये बैंक के पास ये ट्रैक रहे कि किस लोकेशन से ट्रांजैक्शन हुआ है। मगर माइक्रोफोन का एक्सेस करने का मतलब यही है कि जो ऐप डेवलपर्स हैं या उसको ऐप उसके बनाने वाले जो लोग हैं उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। आप बैंकिंग सिस्टम में उठा के देख लीजिए, बिना बैंक के लोगों के इन्वॉल्वमेंट के इतनी बड़ी ठगियां हो ही नहीं सकती। ज्यादातर तरीके से जो ट्रांजैक्शनल एसएमएस आते हैं जिसके थ्रू लोग जो है लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ते हैं, कहीं ना कहीं उसमें आप मैक्सिमम ऐसे केसेस को मैंने पर्सनली भी देखा है, कहीं ना कहीं उसमें बैंक के लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट होता है। जब आप एफआईआर लॉन्च करवाते हैं तो पुलिस अगेन बैंक की आईटी की टीम के साथ ही कोऑर्डिनेट करती है और अगेन वो टीम के कुछ लोग उसमें से मिले हुए होते हैं जिस कारण इतनी बड़ी ठगी का अंजाम दिया जाता है। वही टीम के लोग जो हैं वो लॉग्स को डिलीट कर देते हैं ताकि साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज या साइबर सिक्योरिटी के जो कंसल्टेंट्स हैं वो ट्रैक नहीं कर पाए कि ट्रांजैक्शन कहां गया है। इस चीज के अंदर एक प्लस पॉइंट ये भी हो गया है कि जब से क्रिप्टो करेंसीज आ गई है तब से ये सारा ट्रांजैक्शन, ये पैसे की जो ठगी करते हैं उसके बाद उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके विदेश भेज देते हैं और उसके बाद किसी भी देश का, चाहे आप कितना ही मजबूत सुरक्षा तंत्र कर लीजिए, क्रिप्टो करेंसी में पैसा अगर आपका कन्वर्ट हो गया उसके बाद वो पैसा किसी भी सूरत में वापस नहीं आएगा। आयुष, आपको अभी तक जिसने भी सुना होगा वो परेशान हो गया होगा, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि अगर एक बार अपराध हो गया, वो ठगी का शिकार हो गया तो बस अब उसके हाथ कुछ नहीं लगना है, उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। इसलिए मैं अब आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि बचने के तरीके क्या है और क्या इसके कंपैरेटिवली साइबर क्राइम को कंट्रोल करने वाला जो भी सिस्टम है वो मजबूती से काम कर रहा है, उसमें क्या अपडेशन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो है साइबर क्राइम का सबसे पहला पार्ट है प्राइवेसी। साइबर क्रिमिनल सबसे पहले अटैक करते हैं प्राइवेसी पे। तो प्राइवेसी के लिए अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको हमेशा ऑन रखें, रिकवरी ईमेल को ध्यान रखें और अपने फोन पे या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसमें बॉट स्कैनिंग करते रहें। एक चीज अच्छी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का एक टूल है, ई स्कैन, बॉट स्कैनिंग टूल है, उसको आप डाउनलोड कर लें, उसको इंस्टॉल करके स्कैन कर लें तो आपके फोन में जो बॉट्स हैं, जो आपकी कह सकते हैं कि जो आप की स्ट्रोक्स टाइप कर रहे हैं या आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं जिसकी जो क्लोनिंग कर रहे हैं वो आपका वहीं बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, जो प्रोफाइल गार्ड जैसे फीचर, दोबारा बताइए एप्लीकेशन कौन सी? ई स्कैन करके एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड, मोबाइल सिक्योर हो जाए। जी, इससे कंप्लीटली सिक्योर नहीं होगा, मगर जो फोन में बॉट्स हैं जो प्राइमरी हैकिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। आप ये समझिए कि 60-70% लोग, 80% लोग केवल बॉट्स के थ्रू ही हैकिंग के शिकार होते हैं जी। तो और बॉट्स जो है वो किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आप अगर कोई एप्लीकेशन, मान लीजिए आप कोई गाने सुनने की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, उसके साथ अटैच होके भी आ सकते हैं। उसके अलावा आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, कोई ईमेल आप डाउनलोड कर रहे हैं, उसका कोई अटैचमेंट डाउनलोड कर रहे हैं, उसके थ्रू बॉट्स आ सकते हैं। तो पहली चीज तो जो है बॉट्स को स्कैन कर लें। इसको बनाया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने, सर्ट इन, और उसका आपको ई स्कैन मिल जाएगा। वो करने के बाद आप काफी हद तक सिक्योर हो सकते हैं। दूसरा, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, अगर आप मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल ना करें और अपने फोन में कोशिश करें कि एक अच्छा इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को रखें और वो लाइसेंस्ड हो। हम इंडियंस के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे मोबाइल के एप्लीकेशंस हो, हम सब पायरेटेड यूज करते हैं कि हमें सब चीजें फ्री में चाहिए। इतनी ही समझ हो जाएगी तो फिर कहना ही किस बात? देखिए, बिना इसको क्योंकि यूजर को हम एक्सेस में अगर ये सोचें कि वो इतना ज्यादा फंक्शनल होंगे, उनके लिए मोबाइल का मतलब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हरा बटन और लाल बटन, एक से उठाएंगे दूसरे से काट देंगे। मैं इस सबके बीच में साइबर ठगी हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि पहले उनको एजुकेट करना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हैकिंग तब होगी जब आप किसी को मौका देंगे। अगर आपने गेट खुला छोड़ रखा है तो चोर आएगा। दूसरे चरण की जिसकी हम बात कर रहे थे, आप आए नहीं उससे पहले हम बात कर रहे थे, अब मेगा सेठी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इन्होंने अपने एक अकाउंट बनाया, उसमें फोटो अपलोड किए, वीडियो अपलोड किए,
अब अगर उनका मिसयूज हो रहा है तो इसमें इनकी जागरूकता भला क्या करेगी? अब बताइए मुझे, ये तो सीधा सीधा साइबर क्राइम हो गया ना। अब इस पर तो कार्रवाई जितनी जल्दी हो ये बेहतर है। देखिए, ऐसे केसेस के अंदर ये इमेज मॉर्फिंग का केस है और इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे भी देखेंगे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन मौजूद है जो इमेज की मॉर्फिंग कर लेते हैं जी। यानी फेस किसी और का, बाकी बॉडी पार्ट किसी और का, इसको जोड़कर एक न्यूड इमेज बना दी जाती है। स्पेशली इसका जो शिकार है वो महिलाएं होती हैं, कम एज की लड़कियां होती हैं और इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। अब इसके अंदर बहुत बड़ा रोल ये है कि ऐसी एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है जी। और भारत सरकार क्योंकि दावा करती है कि वो IT एक्ट को स्ट्रॉन्ग करके इन कंपनीज को दबाव में ले रही है, कम से कम उसको गूगल से तो ऐसी एप्लीकेशन को हटवा देना सुरेंद्र चाहिए। नरूका जी, कम से कम सर इतने तरीके की एप्लीकेशन डिलीट कर दी गई हैं, देश से बाहर कर दी गई हैं। ये जो बेसिक एप्लीकेशन है जिसके जरिए सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं, उनको तो कम से कम प्ले स्टोर से हटवाइए, उन पर तो ध्यान दीजिए कम से कम। विजेंद्र जी, भारत सरकार की बात आप कर रहे हैं। भारत सरकार ने IT एक्ट के अंतर्गत जितने भी ये जो आपके जो दूसरी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उस पे जितना ज्यादा बैन लगाया है और जो कानून बनाया है और जो गाइडलाइन दी है उसी गाइडलाइन पे तो आपके फिर आपके मामले कैसे बढ़ रहे हैं विजेंद्र जी? नरूका जी से पूछा जाए, गाइडलाइन पे आप जो किसी के स्वतंत्रता का अधिकार को, उसको बोलने के अधिकार को रोका जा रहा है। नरूका जी, मैं ये कह रहा हूं ये एप्लीकेशन अभी मौजूद है, आपके पास मोबाइल हो तो प्ले स्टोर पर जाकर ले लीजिए, आपके भी फोन में आ जाएगी। मैं कह रहा हूं इनको कब हटाया जाएगा? अगर कोई भी व्यक्ति इन एप्लीकेशन के मार्फत या ऐसे एप्लीकेशनों के मार्फत कोई क्राइम करता है तो उसको दंड मिलने का प्रोविजन है। वो भी सर आप समझ नहीं रहे, मैं ये कह रहा हूं बाजार में खुली बंदूकें मिल रही हैं, आप समझिए चीज को, बाजार में खुली बंदूकें मिल रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि उन बंदूकों का इस्तेमाल कर कर कोई किसी को मार देगा, उस पर कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं उन बंदूकों को हटाइए ना। सर वो ऐसी कोई बंदूक यूज ही नहीं कर सकता, ऐसा कानून बना है, ऐसी गाइडलाइन बनाई है। क्राइम हो रहा है, ये जो एप्लीकेशन है सर ये बंदूक ही है, ये बंदूक से कम नहीं है। विजेंद्र जी, ये गाइडलाइन भी भारत सरकार ने ही बनाई है। एक इस बारे में हंगामा दे देता हुआ। हूं, 96% ऐसे केसेस में, सुन लीजिए नरूका जी, 96% NCRB का डेटा है, 96% केसेस के अंदर FR लग रही, वो केसेस इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहे। इसका मतलब आप समझिए आपकी जो गाइडलाइंस है वो धरी रह गई हैं, क्योंकि आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज है, आपकी पुलिस है, वो इतनी ट्रेंड ही नहीं है कि ऐसे केसेस को सॉल्व कर सके। आपने और देश भर में रिकॉर्ड NCRB का डेटा कोई स्टेट का नहीं है, देश का डेटा है। IT एक्ट पे जो अभी गाइडलाइन जारी की, जिसपे व्हाट्सएप और ट्विटर सुप्रीम कोर्ट गया, हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई, आपको पता वो गाइडलाइन क्या है? सर गाइडलाइन, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, गाइडलाइन तक आप पहुंच का रहे हैं। आप कहां मुद्दे को घुमा रहे हैं? आप खुद सोचिए ना, आप एक रेपुटेड पार्टी के, इसकी इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, ठीक है, मुझे क्योंकि प्रोग्राम को क्लोज करना है। आयुष, एक लाइन में मुझे बताइए, जो इस तरीके की एप्लीकेशंस है जिनका गलत इस्तेमाल होता है और हर कोई जानता है गलत इस्तेमाल होता है, उन पर कानूनी तौर पर रोक क्यों नहीं लगती जब 50 तरीके की रोक हम लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऐसी एप्लीकेशंस को तुरंत प्रभाव से बंद किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। पूर्व में भी देखेंगे आप, चाइनीज, ऐसे दुनिया भर के चाइनीज एप्लीकेशंस को भारत सरकार ने बंद करवाया था। ऐसी इमेज मॉर्फिंग एप्लीकेशन जिसका शिकार मैं मानता हूं कि जितने मेरे परिचय में स्त्रियां, महिलाएं हैं, वो सब इसका शिकार हुई हैं। ज्यादातर आए दिन आपको रिपोर्ट्स में ऐसे केसेस मिलते हैं, तो ऐसी एप्लीकेशंस को तो तुरंत बैन लगाया जाए। दूसरा, पुलिस की जो है रेगुलर ट्रेनिंग होनी जरूरी है, और या यूं कहें कि स्पेशल एक जो टीम है वो इसी के रिलेटेड जो है वो हर स्टेट में बनाई जाए, जिससे ऐसे केसेस को हाई लेवल पर, फास्ट ट्रैक लेवल पर इनको सॉल्व किया जा सके। तीसरा, एक ग्लोबल इस टाइप का कोई नंबर या हेल्पलाइन का भी चीज हो, जिस पर अभी सरकार ने बनाया है मगर वो इतना इफेक्टिव नहीं है भारत सरकार का, उसको थोड़ा सा इफेक्टिव किया जाए ताकि लोग डायरेक्ट केस अपना या रिपोर्ट दर्ज करवा पाए और उनको उसका आंसर मिल पाए। चौथा, ये संभव कोशिश हो कि लोगों को एक मास लेवल पर अब एजुकेट करने की आवश्यकता है। उनको यह समझाना पड़ेगा कि जो सोशल मीडिया का उपयोग आप अपनी स्वतंत्रता के लिए कर रहे हैं, आपकी सॉल्यूशन हुआ है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मकसद सिर्फ इतना था कि साइबर ठगी का आप शिकार ना हो, और इसके लिए पुलिस तक पहुंचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप खुद सतर्क हो जाइए, किसी को भी वो जानकारी मत दीजिए जो आपको लग रहा है आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। और अगर आपको कंफ्यूजन है तो सीधा संबंधित अधिकारी से बात कर लीजिए, जानकारी साझा मत कीजिए। नमस्कार।